अध्यापक पाठ्य पुस्तक सिखाने के साथ साथ छात्रों के व्यवहार को उसमें शामिल करता है। यह मुख्य रूप से 3 चरणों में पूर्ण होती है। इसमें अध्यापक और पाठ्य पुस्तक, इसके साथ साथ स्टूडेंट सम्मिलित होते हैं। इसे हम फेज ऑफ टीचिंग या टीएल मॉडल के रूप में जानते हैं। पुनः एक बात देखेंगे कि टीचिंग के माध्यम से अध्यापक छात्रों में सोच और सृजनात्मक क्षमता, जिसे प्रायः लॉजिकल रीजनिंग के रूप में सोच विकसित करने में सहायक होते हैं, जबकि टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे प्रायः शिक्षण अभिवृत्ति कहा जाता है, इसमें अध्यापक छात्र को जो सिखाने के विभिन्न तौर तरीके हैं उसको शामिल करके जब अध्यापक छात्र को सिखाते हैं तो जो भी स्टूडेंट हैं उनको रिसीव करने की जो प्रक्रिया है उसमें वृद्धि हो जाती है। उससे हम प्रायः टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। अब पुनः कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सम इम्पोर्टेंट टू नोट, यानी कि यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि एक अध्यापक और छात्र, जब अध्यापक छात्र को सिखा रहे हैं तो दोनों में कहाँ पे समानता और दोनों पे कहाँ असमानता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। यह एक अध्यापक छात्र को सिखा रहे हैं, यानी कि जब अध्यापक टीचिंग का काम कर रहे हैं तो यह सोशल एक्ट के अंतर्गत आएगा। यानी कहने का आशय है कि अध्यापक जब भी अपनी कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं या छात्र को सिखा रहे हैं तो यह सिखाने की जो प्रक्रिया है इसे हम सोशल एक्ट कहेंगे, क्योंकि अध्यापक बिना विद्यार्थी के कक्षाओं को या बिना किसी स्टूडेंट के उपस्थिति के वह कक्षा को नहीं पढ़ा सकते, यानी कि वह कुछ नहीं सिखा सकते। यानी कि जो भी अध्यापक की गतिविधियां हैं यह सोशल एक्ट कहलाती हैं, जबकि जो भी स्टूडेंट हैं वह अध्यापक के सिखाने के साथ साथ सीख सकते हैं, लेकिन यह अध्यापक जो नहीं उपस्थित है तो जो भी स्टूडेंट हैं वह स्वयं के माध्यम से सीख सकते हैं। इसलिए इसे हम सीखना पर्सनल एक्ट कहते हैं, यानी कि अध्यापक जो भी कुछ सिखा रहे हैं वह सोशल एक्ट के अंतर्गत आएगा, जबकि जब भी विद्यार्थी बिना अध्यापक की उपस्थिति में वह सीख सकते हैं उसे हम प्रायः पर्सनल एक्ट कहते हैं। यह बात समझ में आ गई कि सिखाना एक सामाजिक कार्य है जबकि सीखना एक व्यक्तिगत काम है। पुनः इसके नीचे देखेंगे कि जो भी अध्यापक है उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले पर्सनालिटी विशेषता में हम देखेंगे कि एक अध्यापक में व्यक्तिगत रूप से क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पर्सनालिटी में यानी कि जो भी अध्यापक है उसमें उसका व्यक्तिगत क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो भी अध्यापक है वह तार्किक होना चाहिए, यानी कि जो भी अध्यापक है वह लॉजिकल होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि स्वयं के प्रति आत्म जागरूक होना चाहिए, जिसे आत्म सम्मान कहा जाता। और दूसरा तार्किक होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। एक अध्यापक में पर्सनल विशेषता के रूप में लॉजिक होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन और स्वयं के प्रति उत्साह से पूर्ण होना चाहिए। यह अध्यापक की प्रमुख विशेषता है। दूसरी जो विशेषता जिसे प्रायः एक अध्यापक है उसके व्यवहार में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसको हम समझेंगे बिहेवियर पे, यानी कि एक अध्यापक है उसके व्यवहार से संबंधित क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अध्यापक की व्यवहार की जो प्रक्रिया है
उसमें अध्यापक जो भी शिक्षण व्यवस्थाएं यानी कि शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार से वह चला रहा है, और इसके साथ साथ मूल्यांकन, जिसे प्रायः इवैल्यूएशन कहा जाता, मूल्यांकन करना या किसी भी संगठन का निगरानी करना, और जो भी छात्र हैं छात्रों से किस प्रकार से वह फीडबैक दे रहा और फीडबैक प्राप्त कर रहा है। पुनः समझने का प्रयास करेंगे कि एक अध्यापक की जो व्यवहार की प्रक्रिया है वह क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अध्यापक की जो व्यवहार की प्रक्रिया है वह जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी संगठन है उसमें उसका फीडबैक किस प्रकार से है, या एग्जाम कराना या इवैल्यूएशन के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन करना, और जो भी शिक्षण के विध हैं उस शिक्षण के विध को किस प्रकार से छात्रों के समझ प्रस्तुत कर रहा है, यह व्यवहार से संबंधित है। अब हम बात करेंगे कि फेज ऑफ टीचिंग। फेज ऑफ टीचिंग जिसे प्रायः शिक्षण के चरण कहा जाता। इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि फेज ऑफ टीचिंग होता क्या है और इसका क्या मुख्य उपयोग है। तो अध्ययन की सुविधा के अनुसार फेज ऑफ टीचिंग को मुख्य रूप से हम 3 भागों में विभाजित किए हैं। अब एक एक करके हम देखेंगे कि वाकई फेज ऑफ टीचिंग है क्या। सबसे पहले, जिसे प्रायः पहले नंबर को हम प्री एक्टिव फेज जिसे प्रायः प्री एक्टिव फेज, जिसे हिंदी में भी प्री एक्टिव चरण ही कहा जाता है। फेज ऑफ टीचिंग के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि यह इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको हम 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहले को हम प्री एक्टिव फेज कह रहे हैं। प्री एक्टिव फेज का अर्थ ये है कि अध्यापक जब भी कक्षा में प्रवेश कर रहा है, छात्र को जो भी कुछ सिखाना है, कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही वह पाठ्य पुस्तक या जो भी कुछ पढ़ाने के लिए कक्षा में जाएगा उसका जो भी योजना बनाएगा उसे हम प्रायः प्री एक्टिव फेज कहेंगे। पुनः समझने का प्रयास करेंगे कि अध्यापक जब भी कक्षाओं में छात्रों को पढ़ाने के लिए जाने से पूर्व जो भी पाठ योजना बना रहा है उसे हम प्रायः प्री एक्टिव फेज कहते हैं। दूसरा, जिसे प्रायः इंटरएक्टिव इंट्राएक्टिव फेज कहा जाता है। पहले को प्री एक्टिव फेज में हमने देखा कि अध्यापक छात्र को जो भी कुछ कक्षा में जाने से पूर्व जो भी पढ़ाने के लिए योजनाएं बना रहे हैं उसे हम प्री एक्टिव फेज कहते हैं। जबकि इंटरएक्टिव फेज में देखा जाए तो अध्यापक कक्षाओं में जाकर छात्रों के सामने वह जो भी कुछ पढ़ाना है, अब छात्र वहाँ पे उपस्थित होंगे, उनके सामने वह जो भी कुछ पढ़ा रहा है इसके साथ साथ छात्रों को उत्साहित कर रहा है, उसे हम इंटरएक्टिव फेज कहते हैं। यानी कि वास्तविक रूप से जब अध्यापक कक्षा में प्रवेश करके छात्रों को जो भी कुछ पढ़ा रहा है और पढ़ाने के साथ साथ छात्रों को प्रायः प्रेरित कर रहा है उसे हम प्रायः इंटरएक्टिव फेज कहते हैं। तीसरा, जिसे प्रायः पोस्ट एक्टिव फेज के अंतर्गत देखा जाए तो अध्यापक कक्षा में छात्र को पढ़ाने के बाद इंटरएक्टिव फेज समाप्त होने के बाद पोस्ट एक्टिव फेज में अध्यापक छात्रों को जो भी कुछ पढ़ाए हैं उसका वह
मूल्यांकन करते हैं कि शिक्षण विधियां कहाँ तक कारगर या सफल रही। इसे हम पोस्ट एक्टिव फेज कहते हैं। पुनः एक बार और समझने का प्रयास करेंगे कि फेज ऑफ टीचिंग के माध्यम से एक अध्यापक छात्रों को जो भी कुछ पढ़ा रहा है उसको विभिन्न प्रकार के अध्ययन की सुविधा के अनुसार शैलियों में भाग के अध्ययन करके विभाजित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से प्री एक्टिव फेज, दूसरा इंटर एक्टिव फेज, तीसरा पोस्ट एक्टिव फेज। अब एक एक करके हम समझेंगे कि प्रायः प्री एक्टिव फेज के अंतर्गत अध्यापक छात्र को जो भी कुछ पढ़ाने जा रहा है वह कक्षा से पूर्व पाठ्य योजनाओं या जो भी कुछ पढ़ा रहे उसके बारे में वह योजना बनाता है, उसे हम प्रायः प्री एक्टिव फेज कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें, यानी कि कोई अध्यापक 10वीं कक्षा के छात्र को साइंस के विषय में अगर कुछ पढ़ाना, उस कक्षा में पढ़ाने से पूर्व वह पहले इसके पूर्व ही योजना बना रहा है तो उसे हम प्रायः प्री एक्टिव फेज कहेंगे। इंटर एक्टिव फेज के माध्यम से अध्यापक कक्षा में उपस्थित होकर छात्रों के समझ, यानी कि वास्तविक रूप से कक्षा में उपस्थित होकर छात्रों के समझ वह पढ़ाता और इसके साथ साथ उनको प्रेरित करता, उसे प्रायः इंटर एक्टिव फेज कहते हैं। तीसरा जिसे प्रायः पोस्ट एक्टिव फेज, यानी कि पढ़ाने के उपरांत दोनों प्रक्रियाओं के बाद अध्यापक जो भी शिक्षण विधियां रही वह छात्रों का मूल्यांकन करता है कि यह सिखाने की जो सफलता है कितनी कारगर है, उसे हम प्रायः पोस्ट एक्टिव फेज कहते हैं। अब समझेंगे कि एक अध्यापक में क्या मुख्य रूप से विशेषताएं और होनी चाहिए। इसके अलावा तो सबसे पहले तो अध्यापक में अगर प्रमुख रूप से विशेषताएं देखी जाए तो अध्यापक की जो भी जिस विषय का वह अध्यापक है उसकी साक्षरता दर उच्च होनी चाहिए और विषय के प्रति जो भी वह शिक्षण करा रहा है वह विषय में पूर्ण रूप से ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए। यह अध्यापक की अन्य विशेषताओं के अंतर्गत आएगी। और समाज के प्रति, जिसे प्रायः सोशल एक्टिविटी के प्रति देखा जाए तो अध्यापक समाज के प्रति एक अध्यापक की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो प्रायः अध्यापक समाज के प्रति समानुभूति, जिसे प्रायः और सामाजिक कौशल जो भी विशेषताएं होनी चाहिए, यानी कि समाज में अध्यापकों को किस प्रकार से रहना है उस प्रकार की विशेषताएं रहनी चाहिए। यहाँ तक की कक्षा के बाद हम लोग बात करेंगे कि